नमो नमः मित्राणि, स्वागत है आप सभी का शास्त्राचार में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि के कुछ नियमों को हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में देख लिया है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के नियमों को देखते हैं। तो आज का जो नियम है वो है खरीचा। सूत्र क्या है? खरीचा। तो सूत्र क्या कह रहा है? खरी झलाम चरह स्युः। क्या कह रहा है? खरी। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप लोगों को बताया था मैंने कि प्रत्याहार को अगर यदि आपको देखना हो तो कहाँ से देख सकते हैं। प्रत्याहार को आप जाके माहेश्वर सूत्र में देख सकते हैं। तो ख के ख फ चट तव क प श श श, ये जो है खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद है वर्ग के प्रथम और द्वितीय और जो ऊष्म वर्ण होते हैं ना, तो वो जो है खर प्रत्याहार में आते हैं। आप ऐसे भी जान सकते हैं। फिर उसके बाद झल वर्ण। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में जो है झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आज भी बताएंगे। चलिए देखिए, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम और ऊष्म वर्ण किस में आते हैं? झल प्रत्याहार में। तो झलाम, क्या कह रहा है? झलाम यानी झल के बाद, है ना, झलाम के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण, है ना, हो मेल हो रहा हो तो उसको क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। चरह स्युः मतलब चर हो जाएगा। तो चर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग के जो प्रथम वर्ण होते हैं वो चर में आते हैं, है ना। तो कोई भी वर्ग यानी झल से यदि खर का मेल हो रहा हो, खर प्रत्याहार का कोई भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि झल से कोई हो और जो आने वाला अगला वर्ण है उसमें खर प्रत्याहार में से कोई वर्ण हो तो उसको चर हो जाएगा। चलिए उदाहरण के साथ देखते हैं। तो उदाहरण में हमारे पास यहाँ है भग प्लस त। क्या है? भग प्लस त। तो आप लोग देख सकते हैं भग में जो ग है वो क्या है? वो झल प्रत्याहार में आता है ना। तो उसको चर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? भग प्लस त। तो उसी वर्ग का यहाँ पे नियम क्या कह रहा है कि झल को चर होगा तो, लेकिन जो अंतिम वर्ण है उसी का प्रथम वर्ण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ग है तो ग को क्या हो जा रहा है? चर में देखिए क है ना, तो उसी वर्ग का प्रथम होके भक्त हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए दथ प्लस त है, तो यहाँ पे थ है, तो थ के वर्ग में जो उसका पहला वर्गीय व्यंजन होता है वो होता है त। तो थ को त होके क्या बन जाएगा? दत्त। वैसे ही यहाँ पे लब है, तो भ कौन से वर्ग में आता है? तो प वर्ग में, तो प आएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या है? लब प्लस स्यति, तो लप्स्यति। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे द है, तो द कौन से वर्ग में है? तो त वर्ग में है, तो यहाँ पे त आ जाएगा, है ना। तो देखिए उद प्लस स्थानम, तो क्या बन जा रहा है? उत द को त हो जा रहा है, तो उत्स्थानम, है ना। फिर चलिए आगे के सूत्रों को देखते हैं। तो आगे जो सूत्र है, अब देखिए यहाँ पे ये जो उद प्लस स्थानम है, तो इसको भी किस प्रकार से परिवर्तता को जो है परिवर्तन करके इसके वर्ग का कोई व्यंजन आ जाएगा। देखिए ये सूत्र के माध्यम से जो है इसको भी बाधित करके कोई नया नियम यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये है उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य। तो क्या कह रहा है? उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः। क्या कह रहा है कि यदि उदः परयोः, है ना, पर में क्या हो? उद वर्ण हो, क्या हो? उद हो, उद शब्द हो, उसके बाद पर में क्या हो? स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः। तो क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण हो जाएगा। किसको पूर्व सवर्ण हो जाएगा? तो स्था धातु और स्तंभन धातु को पूर्व सवर्ण हो जाएगा, तो तवर्ग का ही तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के माध्यम से उत प्लस था है, तो क्या हो जा रहा है? उत, और स्था को में जो स है वो भी था हो जाएगा, तो पूर्व सवर्ण होके क्या बन जाएगा? तो उत प्लस स्था, तो उत प्लस था को उत्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्था हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे उत प्लस स्थानम है, तो क्या हो जाएगा? उत का जो त है और जो स्थानम का स है ये मिलके क्या हो जाएगा?
तो स को थ हो जाएगा, तो उत्स्थानम की जगह उत्थानम हो जाएगा। पहले क्या था, पहले उद को किस प्रकार से त हुआ था ना, फिर यहाँ पे त को देख करके जो अगला वर्ण है स, वो कैसे परिवर्तन हो रहा है वो नियम यहाँ पे बताया जा रहा है। वैसे ही देखिए नेक्स्ट है उत प्लस स्तंभनम, तो यहाँ भी जो त के साथ स का मेल हो रहा है तो वो थ हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, उत्थम्बनम। देखिए अगला सूत्र है तोरली। क्या कह रहा है सूत्र, तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः। क्या कह रहा है कि तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः, है ना, कि तवर्ग के बाद यदि लकार ल वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, पर सवर्णः। ठीक है, तो पर में क्या है, ल है तो ल ही हो जाएगा, ल। जैसे कि यहाँ पे तल्लयः, है ना, तवर्ग में कौन कौन से आते हैं, त थ द ध न, तो ये देखिए यहाँ पे ल है तो मरुत प्लस लुनाती, तो क्या हो रहा है, त को ल हो जा रहा है, तो मरुल लुनाती। वैसे ही भवान प्लस लिखति, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नकारस्य च लकारादेशो भवति, कि यदि न है त थ द ध हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सवर्ण हो ल हो जाएगा। लेकिन यदि न है तो उसमें अनुनासिक आएगा, क्योंकि न एक अनुनासिक है, तो एक उसके ऊपर अनुनासिक जोड़ा जाएगा ल के ऊपर। तो भवान प्लस लिखति, तो भवाल ल लिखति, भवान लिखति, है ना, भवान लिखति हो जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं। आगे है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। क्या कह रहा है, यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्, है ना, एतन्मुरारी एतद्मुरारी। तो क्या कह रहा है कि यरो यरः, यर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ह को छोड़ करके जो है ना संपूर्ण व्यंजन जो है वो यर प्रत्याहार में आते हैं। याद रखिए, सिर्फ ह को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन जो है यर में आएंगे। तो यदि व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो जो वर्ग के, देखिए यहाँ पे है ना, जो वर्ग के पंचम जो वर्ण होते हैं, वर्गीय पंचम जो वर्ण होते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। तो क ख ग घ का अंग, च छ ज झ का य, ट ठ ड ढ का ण, त थ द ध का न, प फ ब का म, है ना। तो यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई, यानी पूरे व्यंजन वर्ण के बाद यदि कोई भी अनुनासिक वर्ण आए तो यरो ओ अनुनासिके अनुनासिको वा, तो उस क्या हो जाएगा, उस वर्ग के स्थान पे, है ना, जिस वर्ग का वो व्यंजन है उस वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण आ जाएगा। तो चलिए उदाहरण के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे है वाक प्लस मुखम। क्या है, वाक प्लस मुखम, तो ये क का अनुनासिक, क वर्ग में अनुनासिक कौन सा वर्ण होता है, तो ङ होता है, तो क को ङ हो जाएगा। तो वाक प्लस मुखम, वाक मुखम की जगह क्या हो जाएगा, वांग मुखम। क्या हो जाएगा, वांग मुखम। वैसे ही यहाँ पे देखिए सड प्लस मुखम है, तो यहाँ पे ड है, तो कौन से वर्ग का है, तो ट वर्ग का है, तो षण मुखम हो जाएगा। वैसे ही जगत प्लस नाथ, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। त वर्ग का अनुनासिक न है तो जगन्नाथ। उत प्लस मुखम, तो क्या है, तवर का भी न होता है तो उन्मुखम। ठीक, तो ऐसे ही वर्ण जो है ये होंगे। फिर उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ और है एक दो, देखिए अनुनासिक कैसे होता है। तो एक है मोनुस्वारः। क्या कहता है, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, है ना, कि यदि वर्ग के अंतिम वर्ग का यदि अंतिम जो वर्ण है वो म है, तो मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, यदि मकार के बाद यदि किसी हल मतलब किसी व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा हो तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। मोनुस्वार, म को अनुस्वार हो जाएगा। जैसे यहाँ हरिम, हरिम का जो म है और आगे वंदे में जो व्यंजन है, तो ये म को क्या हो जा रहा है, ये अनुस्वार हो जा रहा है। वैसे ये नश्चा पदान्तस्य झली, ये भी वही कह रहा है। क्या कह रहा है, जैसे ये म को अनुस्वार हो जा रहा था, वैसे ये भी कह रहा है कि हली यानी हल वर्ण से पहले यदि नकार भी हो तो उसको भी क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यशन प्लस सी, तो यशांशी हो जाए, यशांशी हो जा रहा है। क्या हो रहा है, यशांशी। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अब हम लोग जो है समास, कारक इत्यादि विषयों पे जो है चर्चा करेंगे। संधि हमारा यहीं समाप्त होता है। जो संधि के और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं
जो मैंने अभी तक देखे हैं उन सभी को मैंने आपके सामने चर्चा किया है, और कुछ आपको दिखे तो आप मेरे को बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।